हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 10 चैप्टर देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 10th चैप्टर में द गुप्तास के बारे में देखा, किस तरीके से गुप्ता को जो है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमने तमाम जितने भी 10 चैप्टर्स पढ़े उसमें ज़्यादातर आर्यवर्ता या फिर नॉर्थ इंडियन लैंड्स के बारे में, वहाँ पर इंपीरियल फेज जिस तरीके से था उसके बारे में हमने पढ़ाई की। आज के हम इस 11th चैप्टर में डीप साउथ यानी कि सदर्न इंडिया में किस तरीके के इंपीरियलिज्म चल रहा था, सदर्न इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री किस तरीके से थी और वहाँ पर कौन से डोमिनेंट डायनेस्टीज थे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का जो चैप्टर है पल्लवास और चालुक्यस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में देखा कि आर्यन इन्वेजन होने की वजह से हड़प्पन्स जो थे वो डीप साउथ में पुश किए गए थे। यानी कि साउथ की जो हिस्ट्री है, जो द्रविडियंस जो ज़्यादातर हैं वो अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन्स को ट्रेस करते हैं, लेकिन ये कितना सही है हमें पता नहीं है। तो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स जो है वो हमें संगम लिटरेचर या फिर संगम एज से मिलते हैं। दरअसल संगम एज जो है, कई हिस्टोरियंस उसे 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक जो है उसे संगम एज कहते हैं, साउथ इंडिया को लेकर खासकर। दरअसल संगम जो थे वो काउंसिल्स की तरह थे जो ज़्यादातर इंपीरियलिस्टिक पल्लवास, चोलास या चेरास जो उस वक्त के किंगडम्स हुआ करते थे, वहाँ पर पोएट्स और लिटरेचर रिलेटेड बहुत ही डेवलपमेंट्स हुआ करता था। तो वहाँ पर संगम्स ऑर्गेनाइज किया जाते थे। तो वहाँ पर संगम्स में जो पोएट्स आते थे तो वो राजा महाराजाओं के लिए पोएम्स लिखा करते थे और ज़्यादातर उस वक्त के या फिर उस ज़माने के सोसाइटी को डिस्क्राइब भी करते थे। तो संगम लिटरेचर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमें हिस्ट्री के लिए। तो अगर ये कहना सही होगा कि 3rd सेंचुरी BC के पहले के रिकॉर्ड साउथ इंडिया के जो है वो ज़्यादातर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर जो हम हिस्ट्री अब साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे वो पोस्ट 3rd सेंचुरी BC या फिर 1st सेंचुरी AD के बाद का होगा। तो आइए पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में जानते हैं। गुप्तास लेफ्ट अ वैक्यूम इन नॉर्थ मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय हर्षा। हम अगले के चैप्टर में हर्षा और उनसे रिलेटेड उनका रूल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कौन सी डायनेस्टी थी और किस लिए हर्षा के एज को जो है वो ट्रांजिशन माना जाता है फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल इंडिया, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो गुप्तास ने वैक्यूम छोड़ा हुआ था नॉर्थ इंडिया में, वो इंपीरियलिस्टिक फेज हर्षा प्री ऑक्यूपाई करते हैं। तो साउथ में जो है इट इज़ नाउ व्हेन पल्लवास एंड चालुक्यास डोमिनेटेड साउथ। तो साउथ में गुप्तास के जाने के बाद जो है सेंट्रलाइजेशन खत्म हुआ था, छोटे छोटे फ्यूडेटरीज और छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो एरप्ट होने लग गए थे। तो चालुक्यास और पल्लवास इसी का एक रिजल्ट थे। साउथ saw a series of cultural, traditional as well as administrative developments under their reign। हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट थे कल्चरल, ट्रेडिशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर। इंपीरियलिज्म इन साउथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट वॉज पुश्ड अंडर देयर पैट्रोनेज। अगर सही तौर पर कहा जाए तो इट वॉज एक्चुअली पल्लवास हु इंट्रोड्यूस्ड द इंपीरियल फेज इन साउथ। पल्लवास, तो आइए सबसे पहले पल्लवास के बारे में जानते हैं। इनका टाइमलाइन जो है वो 275 AD से लेकर 897 AD तक है। देखिए, ज़्यादातर जो पल्लवास का रोल था वो फ्लक्चुएट हुआ करता था, यानी कि चंद दिन उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड बढ़ जाता था तो कभी कम होता था। अगर मान ले तो ग्रेटेस्ट रूलर लाइक महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन के रूल में जो था उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड सबसे ज़्यादा था। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट के रूल का जो है वो एरिया था टेरिटोरियल एक्सटेंड। तो ज़्यादातर दक्कन और साउथ का जो एरिया है, आज का तमिलनाडु का एरिया, इन्होंने अपना दबदबा वहाँ पर कायम रखा हुआ था। ये दरअसल शातवाहनास के सक्सेसर थे। हमने देखा कि किस तरीके से शातवाहना का जो जितना ये बेल्ट था वो डिवाइड होता है 5 अलग अलग किंगडम्स में, आंध्रा, इक्ष्वाकुस, पल्लवास, और इस तरीके से जो है पल्लवास यहाँ से एरप्ट होते हैं। देयर ओरिजिन इज नॉट क्लियरली नोन। सही तौर पर उनका ओरिजिन तो पता नहीं है, लेकिन हम उन्हें सक्सेसर्स की तरह देखते हैं शातवाहनास का। सिम्हावर्मन द फर्स्ट इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट पल्लवा किंग। लेकिन इंपीरियल फेज जो है वो महेंद्र वर्मन से शुरू होता है जो कि 6th AD से शुरू होता है। हम आगे के स्लाइड में उनके बारे में बात करेंगे। तो सिम्हावर्मन द फर्स्ट वॉज एस्टैब्लिशर ऑफ दिस डायनेस्टी। Pallavas have been ruling South India since 3rd century AD, but the actual imperial phase starts from 6th century AD, जहां पर महेंद्र वर्मन जो कि पहले ग्रेटेस्ट रूलर पल्लवा के जाने जाते हैं, वहां पर उनका फेज शुरू होता है। तमिल फ्लरिश अंडर देम। जाहिर सी बात है कि डीप साउथ में उनका रूल था तो तमिल तो जो है वो फ्लरिश होना ही था।
फाउंडर्स ऑफ लोकल ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं पल्लवा डायनेस्टी के मॉडल पर जो है चोलास आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरीके की आज हम बात करते हैं कि लोकल ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का आइडिया जो हमें मिलता है वो चोला एम्पायर से मिलता है, और चोला एम्पायर का वही लोकल गवर्नेंस जो है वो पल्लवा के मॉडल पर डिपेंडेंट है। कोलोनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वॉज अचीव्ड अंडर देम, तो नेवल एक्सपेडिशंस उन्होंने भेजे हुए थे साउथ ईस्ट एशिया को, यहाँ पर थाईलैंड या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी एरियाज है, जावा, सुमात्रा, बाली जैसे आइलैंड्स में भी पल्लवास पहुंच चुके थे। यहाँ पर सीलोन में भी जो है यानी कि श्रीलंका जो आज का ज़माने का है वहाँ पर भी मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजे गए थे। महेंद्र वर्मन, तो आइए सबसे पहले ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर के बारे में बात करते हैं। महेंद्र वर्मन, इनका टाइम फ्रेम जो है वो 600 से लेकर 630 एडी यानी कि 30 साल जो है इन्होंने रूल किया हुआ है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंपीरियल फेज ऑफ पल्लवास। जाहिर सी बात है कि इन्होंने इंपीरियलिज्म जो पल्लवास का फेज था, लेकिन इससे पहले जो था पल्लवास एक छोटा किंगडम या फिर एक छोटे फ्यूडेटरी की तरह था, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड इंपीरियल मोनार्की एस्टैब्लिश करने वाले महेंद्र वर्मन थे। His famous book is मट्टाविलासा प्रहसना, इट वॉज रिटन इन संस्कृत, तो इन्होंने संस्कृत को भी पैट्रोनेज दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम तमिल। इनिशियली ही वॉज अ जैन एंड लेटर ही कन्वर्टेड टू शैविज्म बाय सेंट अप्पार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट अप्पार के बारे में आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखिए उस जमाने में साउथ में ज़्यादातर लड़ाई चलती थी शैविज्म और वैष्णविज्म को लेकर। शैविज्म के फॉलोअर्स थे उन्हें नायनार्स कहा जाता था, और वैष्णविज्म और विष्णु के फॉलोअर्स जो थे उन्हें अलवार्स कहा जाता था। तो ये नायनार्स और अलवार्स के बीच कॉन्स्टेंट टसल हुआ करता था। तो कई राजा जो थे वो शैविज्म और वैष्णविज्म को अपना रॉयल पैट्रोनेज दिया करते थे। टाइटल बिस्टोर्ड अपॉन वॉज चित्रकारापुली यानी कि टाइगर अमॉन्ग द पेंटर्स, यानी कि वो बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें पेंटरों में टाइगर कहा गया है, कोई इतने अच्छे पेंटर वो थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट फॉर पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड संस्कृत लिटरेचर। तो ये थे महेंद्र वर्मन। आइए नरसिम्हा वर्मन के बारे में बात करते हैं जो कि उनके बेटे थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पल्लवास। इनका रीन जो है वो 630 एडी से 668 एडी तक जाता है। ही सक्सीडेड महेंद्र वर्मन एंड वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पल्लवा रूलर्स। He defeated and killed Chalukya king Pulakesin II and made Pallavas supreme in south। देखिए यही वन ऑफ द मेन रीजंस है क्यों नरसिम्हा वर्मन को द सुप्रीम कहा जाता है, क्योंकि पुलकेशिन जो है वो हर्षा को डिफीट करने वाले हैं। हम आगे के चैप्टर में पुलकेशिन और हर्षा का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन इकलौते ऐसे साउथ इंडियन रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर हर्षा को डिफीट किया था, और नर्मदा का जो एरिया है उसे एक बाउंड्री की तरह उन्होंने बना लिया था। यानी कि नर्मदा के ऊपर जो है वो आर्यावर्ता नॉर्थ इंडिया, यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं होगा, और ये साउथ जो है वो साउथ इंडिया था, यहाँ से यहाँ कोई क्रॉस नहीं होगा। तो नर्मदा रिवर को एक बाउंड्री की तरह रखा गया था। तो इस हर्षा को डिफीट करने वाले पुलकेशिन II थे जो कि चालुक्यस ऑफ बादामी के थे, लेकिन इसी चालुक्यस ऑफ बादामी के पुलकेशिन II को हराने वाले नरसिम्हा वर्मन थे। तो दिस इज द रीजन वाई नरसिम्हा वर्मन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पल्लवा रूलर्स। Started naval expeditions to Ceylon and Tamilians started to migrate there। हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि किस तरीके से महेंद्र वर्मन जो है वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली जैसे आइलैंड्स तक उनका मिलिट्री एक्सपेडिशन गया था। श्रीलंका को भी टच किया गया था। ही बिल्ट अ बीच टाउन मामल्लापुरम विच ही अडोन विद रॉक कट केव्स। तो बहुत ही खूबसूरत एक शहर है जो चेन्नई के करीब है, मामल्लापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको रॉक कट टेम्पल केव्स और रॉक कट टेम्पल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन। ह्यूएनसांग विजिटेड इंडिया अंडर हिज रीन इन 642 एडी। दरअसल ह्यूएनसांग जो थे वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो हर्षा के एरा में हर्षा के कोर्ट में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने साउथ इंडिया भी विजिट किया हुआ था अंडर नरसिम्हा वर्मन। तो आइए पल्लवास के रिलीजियन के बारे में जानते हैं। पल्लवास वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड मेड गिफ्ट्स ऑफ लैंड्स टू गॉड्स एंड ब्राह्मण्स। अग्रहारास जिसे हम कहते हैं, तो पल्लवास जो थे वो जनरसली लैंड ग्रांट्स दिया करते थे ब्राह्मण्स को। हमने देखा कि हिंदुइज्म में शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच कांस्टेंट टसल हुआ करता था साउथ इंडिया में उस जमाने में, जहाँ पर नायनार्स और अलवार्स एग्जिस्ट करते थे। In line with prevalent customs, some of the rulers performed अश्वमेधा and other Vedic sacrifices। तो आप देख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन्स में भी पढ़ा था कि हॉर्स का सैक्रिफाइस किया जाता था टू बिकम अ सुप्रीम रूलर। तो इसी तरीके से कई पल्लवा के राजा जो थे उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ भी जो है वो सैक्रिफाइस परफॉर्म किया हुआ था। दिस सेज के भले ही ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो, लेकिन हिंदुइज्म जो था वो डोमिनेट किया करता था पल्लवा के रीजन में। दे वर हाउएवर टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स, यानी कि बाकी के फेथ्स को भी वो फ्लरिश करने की इजाज़त देते थे।
The Chinese monk Huan San, who visited Kanchipuram during the reign of Narasimhavarman I, reported that there were 100 Buddhist monasteries and 80 temples in Kanchipuram. दरअसल पल्लवास जो है वो रॉयल पैट्रोनेज बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म को भी देते थे। तो ह्यूएन सैंग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो कहते हैं कि दरअसल बुद्धिज्म को ज़्यादातर रॉयल पैट्रोनेज मिलता था, क्योंकि 100 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज उन्होंने देखे थे साउथ इंडिया में व्हेन कंपेयर्ड टू 80 टेम्पल्स इन कांचीपुरम। तो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट द टॉलरेंट पॉलिसी विच पल्लवास फॉलोड व्हेन इट कम्स टू रिलीजियन। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आइए जानते हैं कि पल्लवा के ज़माने में पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। They followed monarchy, but decentralization was unique feature of Pallavas. Local self-autonomous governing institutions की जब हम बात करते हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो यूनिक फीचर जो डिसेंट्रलाइजेशन का था वो पल्लवास का था। भले ही किंग जो था वो सुप्रीम था, पावर पूरा उसी से फ्लो होता था, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो इजाज़त दी गई थी, डिसीजन मेकिंग का पावर जो दिया गया था वो ज़्यादातर लोकल ऊर और सभा जिस तरीके से डिवीजन किया जाता था उनके हाथ में दिया जाता था। यानी कि ग्राम पंचायत जो था वो डिसाइड कर सकता था कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। Pioneered local self government in India later to be mastered by Cholas। तो ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा जिस तरीके की आज हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उस तरीके के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देने वाले सबसे पहले पल्लवास थे। लैंड ग्रांट दैट इज अग्रहारास वर गिवन टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो है वो जनरसली लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलता था, टेम्पल से भी उन्हें रेवेन्यू मिलता था, जिससे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाया करते थे। विलेजेस वर वेल डिवाइडेड एज ऊर एंड सभा। तो विलेजेस को डिवाइड किया जाता था ऊर और सभा में, विच इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पावर्स जितने भी डिसीजन मेकिंग के थे वो इन्हीं डिविजनल यूनिट्स को दिए गए थे जो ऊर और सभा में डिवाइड किए गए थे। Maintenance of law and order, tax collection, endowments etc. were given to ग्रामा भोजका who used to oversee them। तो ग्रामा भोजका मोस्टली पंचायत सेक्रेटरी अगर हम कह सकें तो सही होगा कि उस वक्त उस ज़माने के पंचायत के सेक्रेटरी। तो ये ग्राम भोजका जो थे वो उस ज़माने में ऑन बेसिस ऑफ मेरिट जो है वो किंगडम से ही अपॉइंट किए जाते थे। तो ये था पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। डिक्लाइन ऑफ पल्लवास, तो आइए जानते हैं कि पल्लवास का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। पोस्ट नरसिम्हावर्मन देयर वाज अ प्रोलॉन्ग बैटल बिटवीन चालुक्यास एंड पल्लवास। हम चालुक्यास के बारे में आगे के स्लाइड में बात करेंगे। तो चालुक्यास और पल्लवास पैरेलली एग्जिस्ट करते थे। तो चालुक्यास और पल्लवास के बीच हमेशा एक टसल हुआ करता था। दिस वेस्टेड लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पल्लवास टू कंट्रोल द फर्टाइल कृष्णा तुंगभद्रा डोआब, अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड। यानी कि आज का जो कर्नाटक का रायचूर या फिर आंध्र प्रदेश के कर्नूल का एरिया जो है उसे कृष्णा तुंगभद्रा डोआब कहा जाता है। तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड्स हुआ करते थे, तो उस पर अपना कंट्रोल और अपना राज चलाने के लिए पल्लवास बहुत ही ड्रेन होते थे। पल्लवास रूल लास्टेड टिल 9th century वेयर द लास्ट रूलर दंतीवर्मन वाज डिफीटेड बाय चोला किंग आदित्य चोला। तो फाइनली जो है वो चोला है जो लिटरली पल्लवा को हिस्ट्री के पेजेस में भेज देते हैं। एक वीक चेन ऑफ सक्सेसर्स या फिर एक वीक चेन ऑफ रूलर्स, और फिर कॉन्स्टेंटली इंटरनल बैटल्स भी हुआ करते थे थ्रोन के लिए। तो इस तरीके से पल्लवा जो थे वो डिक्लाइन होते हैं। आइए चालुक्यस के बारे में बात करते हैं। देखिए चालुक्यस जो थे वो इंपीरियल लैंडलॉर्ड ज़रूर थे, लेकिन चालुक्यस फर्दर जाकर दो ब्रांचेस में शिफ्ट होते हैं, एक वेस्टर्न चालुक्यस और एक ईस्टर्न चालुक्यस। हम आगे के बारे में स्प्लिट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम चालुक्यस ऑफ बादामी के बारे में बात करेंगे। इनका टाइम फ्रेम जो है वो 543 AD से 753 AD तक है। आप मैप देख सकते हैं, ये चालुक्यन एम्पायर है। अ डोमिनेंट पावर इन डेक्कन, तो ज़्यादातर इनका पावर जो था वो डेक्कन के एरिया में था। तो जिस तरीके से पल्लवा का भी अप्स एंड डाउन्स चलता था, इसी तरीके से चालुक्यंस के भी अप्स एंड डाउन्स चलते थे। मोस्टली रूलर्स जो थे वो डिसाइड करते थे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक हुआ करता था। इट वॉज फाउंडेड बाय जयसिम्हा एंड अटेंड जेनिट अंडर पुलकेशिन द सेकेंड। हमने पिछले के स्लाइड में जो बात किया था, नरसिम्हावर्मन द फर्स्ट जिन्हें डिफीट करते हैं पुलकेशिन, तो जेनित जो अटेंड करता है बादामी वो पुलकेशिन द सेकेंड के कार्यकाल में ही करता है। दरअसल ये पुलकेशिन द सेकेंड का ही रूल था। यहाँ पर नर्मदा को जो है वो एक बाउंड्री की तरह एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन का रूल था और यहाँ पर पुलकेशिन द सेकेंड का। Pulakeshin II extended the Chalukyan Empire up to the northern extents of the Pallava kingdom and halted the southwards march of Harsha by defeating him on the banks of Narmada। तो पल्लवास का जिस तरीके से हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर पल्लवास का रूल था, तो इस पल्लवास के रूल को भी इन्होंने सब्ज्यूम किया हुआ था। तो एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम तक उन्होंने पल्लवास को फ्यूडेटरीज की तरह रखा हुआ था और यहाँ पर नॉर्थ में नर्मदा तक उन्होंने हर्षा को जो है हाल्ट किया हुआ था। The last Chalukyan king Kirtivarman II was overthrown by Rashtrakuta king Danti Durga in 753 AD।
चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड चालुक्यास ऑफ वेंगी। जिस तरीके से हमने बात की कि चालुक्यास का एम्पायर जो था वो स्प्लिट होता है पुलकेशिन द सेकंड के बाद। वेस्टर्न चालुक्यास जो है उन्हें चालुक्यास ऑफ कल्याणी कहा जाता था और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी कहा जाता था। देखिए बादामी जो था वो एरिया था बीदर रीजन कर्नाटक के आज के ज़माने का। कल्याणी भी जो है उसी एरिया का है, लेकिन वेंगी जो है जो आज का राजमंड्री और चित्तूर का आंध्र प्रदेश का एरिया है वहाँ पर आता है। The dynasty is called Western Chalukyas to differentiate from the contemporaneous Eastern Chalukyas of Vengi, a separate dynasty। तो पुलकेशिन द सेकंड की मौत के बाद, उन्हें डिफीट होने के बाद कई लोकल किंगडम्स जो थे वो एरप्ट हो गए। तो ज़्यादातर जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन वेस्टर्न चालुक्यास जो थे वो ज़्यादातर खुद को चालुक्यास ऑफ बादामी के सक्सेसर्स कहा करते थे। तो वेस्टर्न चालुक्यास जो थे ज़्यादातर साउथ में जो है डेक्कन के वेस्टर्न एरिया को रूल करते थे और वेंगीज के चालुक्यास जो थे वो ईस्टर्न डेक्कन साइड को रूल किया करते थे। आफ्टर डेथ ऑफ पुलकेशिन सेकंड द ईस्टर्न चालुक्यास बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन ईस्टर्न डेक्कन। बिल्कुल पुलकेशिन सेकंड के डेथ के बाद ही ये स्प्लिट आता है। The real rule of Chalukyas of Kalyani starts from Taila II in 973 AD। तो वेस्टर्न चालुक्यास के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर तैला सेकंड है जो 973 AD में आते हैं। Western Chalukyas had capital at Kalyani, present day Bidar region of Karnataka, while Eastern Chalukyas had capital at Vengi, modern day Rajahmundry area of Andhra Pradesh। तो डेक्कन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। वेस्ट का पार्ट ज़्यादातर कैपिटल जो था वो कर्नाटक के बीदर गुलबर्गा एरिया में था और ईस्ट साइड का जो हिस्सा चालुक्यास ऑफ वेंगी जो था वो राजामंड्री और चित्तूर के आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ करता था। देर यूज टू बी अ कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट विद चोलास एंड ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। तो चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो है वो कॉन्स्टेंटली लड़ा करते थे। यहाँ पर डीप साउथ में उस वक्त चोलास का रूल हुआ करता था। हम मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे चोलास के बारे में। और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, तो इन तीनों के बीच कॉन्स्टेंट टसल हुआ करता था कृष्णा तुंगभद्रा डोअब को जीतने के लिए। चालुक्यास फॉलोड अ लिबरल एंड सेक्युलर पॉलिसी वेयर ऑल रिलीजन फ्लरिश्ड इन हार्मनी। बिल्कुल, हमने पल्लवास में भी देखा कि हिंदुइज्म डोमिनेट तो था, शैविज्म, वैष्णविज्म, नायनार, सलवार्स हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिसी होती थी वो टॉलरेंट होती थी, यानी कि हर रिलीजियन, हर सेक्ट को फ्लरिश करने का मौका दिया जाता था। बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी रॉयल पैट्रोनेज मिलता था। यूनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड वेयर देयर वाज अ ब्लेंड ऑफ नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स। आप देख सकते हैं दरअसल ये एक रॉक कट टेम्पल है जो चालुक्यास के ज़माने में बनवाई गई है। तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेंड्स ऑफ बोथ नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स। बोथ तेलुगु एंड कन्नड़ा लिटरेचर फ्लरिश्ड। कन्नड़ा जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न चालुक्यास के कार्यकाल में उनके पैट्रोनेज में कन्नड़ा को बहुत डेवलप किया और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के रूल में तेलुगु को। पेंटिंग्स एट अजंता आर अ मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपर्टीज अचीव्ड अंडर देन रीन। तो साउथ इंडिया के चालुक्यास का भी बहुत ही योगदान था इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजियन को डेवलप करने में। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ज़्यादातर जो पल्लवास और चालुक्यास डोमिनेट करते हैं। हम आगे के चैप्टर में हर्षा के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा फाइनल चैप्टर होगा। हम देखेंगे कि किस तरीके से हर्षा जो है वो ट्रांसिशन बनते हैं एंशिएंट टू मेडिवल इंडिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।